मैं डॉक्टर संजय साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। उसके बाद आप लोग हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान प्रशांत किशोर जी को सुनेंगे। डॉक्टर संजय साहब। सबको प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं पीएमसीएच पटना से पढ़ा हूँ और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे मन में दो बात संघर्ष कर रहा था। या तो मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम करूं नोबेल प्राइज़ के लिए, या मैं जनसेवा करूं। वो संघर्ष बहुत लंबा था। मैं यूएसए जाने का कोशिश किया, मैं नहीं जा पाया। उसमें भी भारत में जो करप्शन है उसका बहुत बड़ा रोल था। बीएचयू एग्जाम देने गया, चोरी हो रहा था। जेआरएफ एग्जाम में एसआरएफ के लिए गया, उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा था कि पीएचडी इनरोल होना चाहिए। मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एसआरएफ जेआरएफ नहीं कर पाया। और जब यूएसए जाने की बात आई तो मैं नहीं जा पाया। उसमें भी कुछ और पारिवारिक कारण थे। एग्जाम मैंने दिया था। तब मैंने पीएमसीएस पढ़ने के बाद आर्मी में काम किया। फिर मेरा पैरामिलिट्री फोर्स में मैं चला गया, एसएसबी। मैं 21 साल काम किया कमांडेंट मेडिकल पोस्ट में। 13 साल पहले मैंने रिटायरमेंट लिया। मेरे मन में वो संघर्ष जारी था कि मुझे जनसेवा करना है, लेकिन मैं ईमानदारी से नौकरी किया था। ईमानदारी के लिए जिंदगी रहती हुई बहुत संघर्ष किया था। बिहार, पीएमसीएच पटना, बिहार और डॉक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग ईमानदारी का हमेशा जज्बा कायम रखा। मेरे मन में जो इच्छा थी, मेरे बच्चे 3 बच्चे, मैं उनको एस्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन मन में संघर्ष जारी था। और मैं पटना में अपना क्लिनिक खोला 2 साल से। कोरोना टाइम में ड्यूटी दिया समाज के लिए। और मेरे मन में था कि मैं ईमानदारी से महात्मा गांधी के रास्ते पे चलूं और इस समाज को, जो समाज का दुख दर्द है, जो तकलीफ है, जो घुसखोरी है, जो बेईमानी है, जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए कुछ कर सकूं अगर इस ज़िंदगी में, तो शायद मेरा ज़िंदगी मायने रखेगा। लेकिन मेरे पास न धन था ज़्यादा, न ऐसी कोई पार्टी थी जो वर्तमान में पार्टियां हैं जिनको मैं ज्वाइन कर सकूं। न मेरे पास धन था। मेरे भैया ने बोला, संजय तुम्हारे पास तो न धन है, न बल है, न कोई न कोई तुम फैमिली बैकग्राउंड से हो, न तुम्हारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तुम क्या कर लेगा, तुम कहाँ जाएगा। मेरी इच्छा तो मेरे मन में थी। मैं पटना में बैठा हुआ था। तब तक प्रशांत जी ने बातें बिहार की शुरू किया था 2015-17 में। तब मेरी इच्छा हुई थी कि अब प्रशांत जी आए हैं, वो ईमानदार हैं, वो अच्छे हैं और मैं उनसे जुड़ूंगा। लेकिन तब तक भगवान को कुछ और मंजूर था। प्रशांत जी ने रास्ता बदला, जदयू छोड़ा। फिर तब तक मैं नौकरी छोड़ा। पेंशन मेरा 20 साल का होना था, मैंने 21 साल में नौकरी छोड़ा। और भगवान की दया से प्रशांत जी जो मेरे मन में था, वो सामाजिक ताकत, फ्रंट, ईमानदारी, महात्मा गांधी का रास्ता, उसी रास्ते पे प्रशांत जी समाज के सामने मई में जन सुराज लेके आए। और मेरी जो इच्छा थी, भगवान ने एक रास्ता दिया। और मैं उसी समय मीटिंग हुआ पटना में, मैं प्रशांत जी के साथ मिला नहीं, मीटिंग अटेंड किया मैं प्रशांत जी के साथ 2 अक्टूबर को। और उस संघर्ष में मेरी वाइफ मेरे विरोध में खड़ी थी कि आप नहीं जाएंगे। मैंने राम जी का नाम लिया कि राम जी 14 साल वनवास गए थे। मैं सोचा कैसे मनाऊं, वाइफ को कैसे मनाऊं, वो मान नहीं रही थी। तो मैंने कहा, राम जी 14 साल वनवास गए तो आप राम जी का पूजा करते हैं और मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं 1.5 साल के लिए, आप मना कर रहे हैं। तब उन्होंने 7 दिन सोचा तो बोली, ठीक है आप जाइए। अचानक एक दिन बोला, मैं क्लिनिक से आया, आप जाइए, गुस्सा में। मैंने कहा, लगता है भगवान ने कुछ असर कर दिया। तो मुझे अनुमति मिली। लेकिन ये बात हम हंस रहे हैं, लेकिन ये बात आपको फील करना चाहिए कि एक परिवार से किसी को निकलना कितना तकलीफदायक है। इस संघर्ष में आने के लिए 70,000 लोगों ने नाम लिखवाया था प्रशांत जी से मिलने के लिए। मई में 17,000 था और सितंबर में 70,000 लोगों ने नाम लिखवाया था कि मुझे प्रशांत जी से मिलना है। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो 1000 लोग आए और अभी 100, 150, 200 हम लोग चल रहे हैं। आप इस बात को मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं
कि समाज में जो दयनीय स्थिति है, गरीबी है, जो हम रोड में गांव में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। औरतें रोती हैं, पर पूरे युवा वर्ग बाहर है, कहीं मजदूर, पूरे गांव में कहीं मजदूर नहीं दिख रहा है, कहीं एक फैक्ट्री नहीं लगा 40 साल से। प्रशांत जी इन बातों को रोज जब हम 25 किलोमीटर चलते हैं तो प्रशांत जी इस बात को बोलते हैं कि एक भी फैक्ट्री 40 साल में नहीं लगा। हिंदुस्तान में जो हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, इस बिहार में 40% बिहार देता है, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा सके। क्यों? 40 साल के इतिहास में, बिहार के इतिहास में, 75 साल के बिहार के इतिहास में क्या किसी ने 5000 किलोमीटर की यात्रा के लिए सोचा? वो भी पैरों से चल के, गांव के बिहड़ गांव से, हम कहेंगे बिहड़, जो रास्ते इतने खराब है, ठोकर लगता है, गिर जाते हैं। हमारे कितने पदयात्री गिर गए रात में? हम 9 बजे 10 बजे रात को पहुंचते हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। फूस का घर है, रहने को घर नहीं है, खाने को नहीं है। बच्चा जब सामने देखते हैं, बच्चा नंगा रहता है, बच्चा के कपड़ा नहीं है, बच्चा 2 महीना से नहाया नहीं है, मां न्यूट्रिशन है, बच्चा खा रहा है। इतना दयनीय स्थिति है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। कहते हैं सुशासन है, भारत सरकार कहती है डिजिटल इंडिया है, करप्शन खत्म हो गया। करप्शन कहीं नहीं खत्म हुआ है, कहीं नहीं खत्म हुआ है। 40,000 घूस लगता है आवास योजना में, 40,000। वो गरीब महिला बोलती है मेरा नाम राम है, मैं गर्मजोगा जमीन में रहती हूँ, हम हैंडपंप में कपड़ा धोने जाते हैं तो वो लोग अपना दुखड़ा सुनाता है, हम राम है, हम कपड़ा, हम ये गर्मजोगी जमीन से स्कूल बना निकाल देगा। तो हमने बोला आपके बच्चे? मेरे बच्चे 2 हैं गांव में, मेरा हस्बैंड बाहर है, एक और बच्चा बाहर है, मेरे पास 40,000 रुपये नहीं। मैंने कहा 40,000 घूस दे दीजिए, 1.5 लाख का मकान ले लीजिए, पैसा 1,10,000 मिल जाएगा। बोले जो मजदूर है, जो खाने को नहीं है, मजदूर करता है तो खाता है, वो 40,000 घूस कहां से देगा? प्रसाद ये हमेशा बताते हैं धान का रेट 2,000 बिकता है 1,300 में, खाद 270 का खाद 800 में बिकता है, 600 का खाद 2,000 बिकता है। वो खाद नहीं मिलता, यूरिया से शराब बनता है, घर घर शराब बन रहा है, शराबबंदी है। किसान का इतनी हालत खराब है, मजदूर का इतना हालत खराब है, जवानों का इतना हालत खराब है। हम चल रहे हैं प्रशांत जी के साथ, 100 पदयात्री अपना घर द्वार छोड़ के, त्याग करके चल रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी पदयात्री बन के आए, इसके लिए हम लोग इसका त्याग कर रहे हैं। बिहार को बनाना है तो आप लोग भी आगे बढ़िए, जिसके घर में व्यवस्था है प्लीज आइए। हमारे इस बुद्धिजीवियों को, हमको शक्ति की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। आप लोग आए, नहीं तो जोड़े, हजारों को जोड़े, इस निर्माण को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। सबसे बिन शर्म ने आवेदन है कि आप लोग इस आंदोलन में भाग लें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय जनसुराज, जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अभी हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो श्रीमान प्रशांत किशोर जी के अभिनंदन के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान अवधेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता जी से कि वो आए और उन पंक्तियों को रखें। अवधेश कुमार जी। इस सभागार में हमारे जननायक प्रशांत किशोर जी और क्रांतिवीर पदयात्री जो इस कड़ाके की ठंड में उनके साथ हैं, और तमाम माताएं बहनें जो इस क्रांति भूमि में यहाँ पर उपस्थित हैं, सबों को चंपारण की जनता की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन शब्दों में। प्रशांत किशोर तुम आगे बढ़ो, हम तेरा साथ निभाएंगे, जो संकल्प लिया है आपने पूरा कर दिखलाएंगे, पूरा कर दिखलाएंगे। बिहार ही नहीं पूरे विश्व में आपको नाम कमाना है। बिहार ही नहीं
पूरे विश्व में चमत्कार दिखलाना है। परिवर्तन का बिगुल बजा है, परिवर्तन का बिगुल बजा है। नया बिहार बनाएंगे, विकसित राज्य बिहार बनाकर दुनिया को दिखलाएंगे। रहे नहीं भुखमरी फकीरी, रहे नहीं बेकार यहाँ, रहे नहीं भुखमरी फकीरी, रहे नहीं बेकार यहाँ। भ्रष्ट लोगों का दमन करेंगे, ईमानदारों की सरकार यहाँ, ईमानदारी का सरकार यहाँ। नई चेतना जन जन में भर के फिर से हम जगाएंगे। बौद्ध अशोक की, चाणक्य की गरिमा फिर से वापस लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय कम है, इसलिए बुलाए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। अब इस अभियान के सूत्रधार, इस अभियान के कुम्हार श्रीमान प्रशांत किशोर जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमान प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवारजनों को नववर्ष की शुभकामना। आप यहाँ इतनी ठंड में आए हैं, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, दल नहीं बनाए हैं। दल नहीं बनाए हैं और आप से वोट नहीं मांग रहे, पैदल चल रहे हैं। बिहार से कि आधा जनता के तो बुझाते नहीं के कि भाई वोट मांगत नहीं कौन नेता हवन ना, तो पैदल काहे चलता। हमारे पैदल चलने से बिहार में भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं, हमारे पैदल चलने से सड़क बनेगी नहीं, हमारे पैदल चलने से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। तो आखिर हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहते हैं, कम से कम एक बार अपनी आंख से जाकर देखें तो सही कि लोग रहते कैसे हैं। आपके बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन विद्यालयों की क्या दुर्दशा है। जब आप बीमार, आपके घर में कोई पड़ता है तो किस अस्पताल में आप जाते हैं, वहां दवा है भी कि नहीं, डॉक्टर है भी कि नहीं। जिस खेत में लोग यहाँ काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसकी कीमत आपको मिलती है कि नहीं। ये देखने चले, लोगों से परिचय करने चले हैं, कुछ सीखने चले हैं। हम आज ये प्रयास कर रहे हैं तो बहुत लोग अच्छी अच्छी बात भी कह रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये जन सुराज है क्या, ये दल बनाने का अभियान है कि कोई सामाजिक आंदोलन है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सामाजिक आंदोलन नहीं है और दल बनाने का भी अभियान नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, क्योंकि जब तक समाज को आप नहीं सुधारिएगा तब तक कोई राजनीति में बड़ी बात हो नहीं सकती है। इसलिए पहला प्रयास समाज के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इसका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो विशुद्ध राजनीतिक है। ये सामाजिक आंदोलन नहीं है, समाज के जरिए राजनीतिक व्यवस्था, एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि जिस राज्य में हम और आप रहते हैं,
मैं भी इसी राज्य में पैदा हुआ हूं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं। पढ़कर आगे माता पिता का आशीर्वाद रहा है, भगवान की कृपा रही है कि यहाँ पहुंच गए हैं। तो अगर हमारे जैसे किसी लड़के की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा करने का? हमसे आदमी पूछ रहा है कि अभी काहे जगह है? अरे भाई, जब साधन होगा, व्यवस्था होगा तभी ना आएंगे। हमारे बाबूजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे कि 10वें क्लास से राजनीति शुरू कर देते। हमारे बाबूजी प्रधानमंत्री थे नहीं, तो जब क्षमता हुई है तो आपके पास आए। लेकिन जब हो गई क्षमता तो जरूर आए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितनी ईमानदारी और शुद्धता से इसको किया जा सकता है वो करें। पदयात्रा मेरे लिए रोड नापने का अभियान नहीं है। इस पर लिखा हुआ है 3500 किलोमीटर, अभी लोग बता रहे हैं 5000 किलोमीटर। मुझे मालूम नहीं है कि ये 5000 पर रुकेगा कि 7000 पर रुकेगा। मैं ये भी आपको नहीं बता सकता हूं कि हम 6 महीना चलेंगे कि 1.5 साल चलेंगे, क्योंकि पदयात्रा हम पुलिस में भर्ती होने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको ओलंपिक में मेडल नहीं लेना है कि हम कितना पैदल चल सकते हैं। ये तो एक माध्यम है समाज को जानने का, समझने का, निचले स्तर पर जाकर इस बात को सही तरीके से पकड़ने का कि आखिर परेशानी है क्या, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, किन लोगों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। पिछले 100 दिन में तो लोग पूरा देश कर दिया, हम 100 दिन में 2 ही डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण कर गए, 15 मिनट में पूर्वी चंपारण की यात्रा कंप्लीट कर लिए। हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हम 100 दिन से घूम रहे हैं तभी खत्म नहीं हो रहा है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं, इसके जो 3 मूल उद्देश्य हैं। सबसे पहले समाज को जाकर ये बात बताएं कि अगर आपको अपना और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता आपको अगर है तो जगिए और अपने लिए प्रयास कीजिए। कोई नेता, कोई दल बिहार को नहीं सुधार सकता। जब बिहार की जनता ही नहीं सुधरना चाहेगी तो कैसे कोई सुधार देगा? आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा होशियार आदमी है, इतना किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ये बिहार को सुधार सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम कितने भी होशियार हों और कितनी भी शुद्धता से पदयात्रा कर ले, हम बिहार को नहीं सुधार सकते। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चलकर कोई गांधी नहीं बन सकता है। 4 चुनाव जीतकर कोई चाणक्य जितना होशियार नहीं हो सकता। ये लोग महामानव थे, हम लोग तो बहुत साधारण आदमी हैं। प्रयास कर रहे हैं कि जो रास्ते उन महामानवों ने बताया उसके आधार पर चलकर कोशिश तो करें, शायद सुधर जाए। ये कैसे सुधरेगा बिहार? जहां हम लोग जाते हैं, आपके अपने बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिन बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिन बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उसके माँ बाप जब वोट देते हैं तो उसको इसकी चिंता ही नहीं है। वो वोट दे रहा है जात पर, धर्म पर, वो वोट दे रहा है पुलवामा पर, भारत पाकिस्तान पर। तो कैसे सुधरेगा? अभी जिसको भी हम माइक देंगे सब आदमी कहेगा कि नेता खराब है। तो नेता तो हमारे आपके बीच से ही बनाया गया है, हमने आपने ही चुना है। जो फसल आप बो रहे हैं वही काट रहे हैं। कोई नेता आपको धोखा नहीं दे रहा है। आपने भारत पाकिस्तान पर वोट दिया है तो टीवी खोलते के साथ आपको भारत पाकिस्तान रोज दिख रहा है। आप वोट दिए हैं हिंदू मुसलमान पर तो उसकी चर्चा हर जगह सुनाई दे रही है। आप जाति पर वोट दे रहे हैं तो जाति की प्रमुखता आपको हर जगह दिखाई देती है। कहीं कोई नेता आपको धोखा नहीं दे रहा। ये भ्रम मत पालिए। जहां हम जाते हैं आदमी कहते हैं भैया नेता हमारा के ठग ले लो। आपके सांसद 5 बार से जीत रहे हैं, बगल की सांसद 3 बार से जीत रही है, उसके बगल में बेटिया में बाबूजी और बेटा को मिला लीजिए तो भी 6 बार से जीत रहे हैं, उसके बगल में बाबूजी बेटा को मिला दीजिए तो भी 4 बार से जीत रहे हैं। तो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप कितना परेशान हैं नेताओं से? नेता कुछ काम नहीं कर रहा तो फिर 6 बार जीत कैसे रहा? उसको आदमी पंजाब का वोट दे रहा है।
हर आदमी यही कह रहा है कि भैया बिहार से जाति व्यवस्था कम कर दे न तो सुधर जाए। तो भैया बिहार में जाति व्यवस्था तमिलनाडु के आदमी आके नहीं कम करो, हमनिए के करता नहीं जा। तो पदयात्रा में गांव गांव इसलिए जा रहे हैं कि सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, नहीं तो जिस बदहाली देहात और गरीबी में आपका हमारा जिंदगी बीता है, इसी में हम लोग के आने वाली पीढ़ी को भी अपना समय बिताना पड़ेगा। कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा। बहुत आदमी के पूछो बिहार इतना हालत खराब काहे बा, तो आदमी कही कि आज के सरकार ठीक नहीं है। बहुत आदमी भी कहेगा कि पीछे लालू जी ने इतना बर्बाद कर दिया है कि कितना सुधरेगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं, गंभीरता से इस बात को समझिए। बिहार की बदहाली की स्थिति एक दिन एक सरकार का नतीजा नहीं है। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 के बाद हर साल बिहार किसी न किसी विकास के मानक पर दूसरे राज्यों से पीछे छूटता गया। 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने, 1990 में ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार बन गया था। आप में से इतने सब समझदार लोग बैठे हैं, किसी को नहीं याद है कि 65 से 90 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये बिहार की ये दुर्दशा हुई। 50 के दशक में हम लोग देश के 10 अग्रणी राज्यों में थे, लेकिन 65 के बाद जो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, 1967 से 1990 तक 23 साल में बिहार में 25 सरकार रहा। यहाँ सब राजनीतिक सामाजिक लोग बैठे हुए हैं। आप में से कोई आदमी नहीं बता सकता कि 25 सरकार किन लोगों की थी। किसी को दरोगा प्रसाद का नाम याद होगा, किसी को कर्पूरी जी का नाम याद होगा, कोई जगन्नाथ मिश्रा का नाम बताएगा, कोई भागवत झा का नाम बताएगा। 10 मुख्यमंत्री से ज्यादा नाम आप नहीं बता सकते। ये वो दौर है जब राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जब दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे थे, बिहार पीछे छूटता गया। कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, कोई 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार का विकास कौन करेगा? उस लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौर ने बिहार को पीछे ढकेला। 90 में जब लालू जी आए, राजनीतिक स्थिरता लौटी, तो उन्होंने एक नया चीज शुरू कर दिया कि भाई सामाजिक न्याय से बिहार को सुधारा जाएगा। जो लोग बिहार की जमीनी हकीकत को जानते हैं, उनको ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि लालू जी के शुरुआती सालों में जरूर समाज में कुछ पिछड़े लोग जो है सामाजिक तौर पर उनको आवाज मिली, उनको बल मिला, ये मानना चाहिए। लालू जी का इस बात के लिए सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन लालू जी जिन वर्गों को उन्होंने आवाज दी, उन वर्गों के लोगों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उन बच्चों को यहाँ भूमि नहीं दिया, उन लोगों के पास पूंजी तो कभी था ही नहीं, तो गरीबी से निकलेगा कैसे? गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। आप अपने आप को शिक्षित करके आगे बढ़ सकते हैं, खेती किसानी जमीन है तो वो करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं पूंजी हो तो व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। अब फिर जब वो व्यवस्था गड़बड़ाई तब तो जंगल राज ही हो गया। फिर उसके बाद 2005 से नीतीश कुमार जी यहाँ पर हैं। नीतीश कुमार के 2005 से 2012 का दौर ऐसा रहा है जिसमें बिहार सुधरता हुआ दिखा, और उसके लिए भी नीतीश कुमार का सम्मान है। उन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन 2012 से जब मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तो उसका एक खामियाजा बिहार में ये भुगता कि राजनीतिक अस्थिरता जिसने बिहार की कमर तोड़ी थी, वो फिर से वापस आ गई। आप में से ज्यादातर लोगों को ध्यान नहीं है, 2012 से आज हम लोग 2022 में हम लोग बैठे हैं। 10 साल में ये 6वां सरकार है बिहार में। मोदी जी जब आए तो जो सरकार एनडीए की चल रही थी, जिसने थोड़ा बहुत बिहार की स्थिति को सुधारना शुरू कर दिया था, कुछ दिखना शुरू हो गया था, वो व्यवस्था टूट गई। नीतीश जी उससे अलग हो गए। फिर 14 में लोकसभा चुनाव हार गए, तो अपने हट के मांझी जी को बना दिया, तो दूसरा प्रयोग हो गया। फिर मांझी जी को हटाया, अपने बने, तो तीसरा प्रयोग हो गया। फिर 15 में महागठबंधन में जीते, और फिर 17 में उसको छोड़कर भाजपा में चले गए। फिर 17 में महागठबंधन को अपने बीच में जीता, तो फिर भाग के महागठबंधन में चले गए। तो फिर वही बात देखिए, आदमी वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड 2005 से 2012-13 का
और 12-13 से लेकर आज तक में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में नेता और पार्टी इसकी पूरी प्राथमिकता ये है कि हम कुर्सी पर बने कैसे रहें, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है। आप में से कई लोग को ये पूछना चाहिए, लोग पूछते भी हैं कि आप तो 14-15 में नीतीश कुमार का प्रचार कर रहे थे, अब उनका क्यों विरोध कर रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं। हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा। 14-15 में जिस नीतीश कुमार का मैंने की मदद की थी, वो नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर मैं उनको ये जानता था कि ये आदमी चुनाव नहीं हारा है 2014 में लोकसभा में, उनकी पार्टी हारी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया था। राजनीतिक मोरालिटी करके कोई चीज होती है। दिसंबर 2014 में नीतीश कुमार जी हमसे पहली बार मिले दिल्ली में। किसी ने उनको बताया था कि मोदी जी का अभियान कोई बिहार का लड़का किया है, तो हमसे मिलने आए थे। तो हमने उनको ये कहा कि साहब आप अच्छा मुख्यमंत्री वहां थे, आप वापस आइए, अगर चुनाव लड़ने की बात है तो हम लोग कंधा लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप फिर से जीत जाइए। तो पहले वो तैयार नहीं थे क्योंकि मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन फिर वापस उनको हटाया, मुख्यमंत्री बने। तो ये और आज वही नीतीश कुमार हैं 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 में 42 एमएलए जीता है तो चुनाव हार गए हैं। फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी ललटेन पकड़ के, कभी कमल पर बैठ के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि 14 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार एक ही हैं। प्रशासक के तौर पर 2005 से 2012-13 में नीतीश कुमार की सरकार के विषय में कम से कम उनको वोट न देने वाले लोग भी कहते थे कि नहीं, काम करने का प्रयास तो किया है इस आदमी ने। आज जो उनको वोट दे रहा है वो भी कह रहा है कि भैया अब इनसे ज्यादा तो कोई खराब सरकारें नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात क्यों नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि मानवता का जो एक आधार है, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी के मना करने के बावजूद इस्तीफा उन्होंने वापस नहीं लिया। हमने उनसे जब पूछा कि आपने क्यों इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा कि कैसे संभव है कि 290 लाश देखने के बाद हम कैसे उस कुर्सी पर रहते। आज वही नीतीश कुमार कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गए, लाखों बिहार के लोग पूरे भारत में हंसी के पात्र बन गए, लड़के पैदल चल रहे थे, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। नीतीश कुमार ने उनकी मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो कैसे उस आदमी का मदद कर। हमको एक बार नहीं 3 बार 4 बार नीतीश कुमार बुलाकर कह चुके हैं कि आइए हमारे साथ। कैसे उस नीतीश कुमार की मदद करें आप बताइए। प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार वो नहीं है जो 14 में थे, राजनेता के तौर पर वो व्यक्ति नहीं है जो 14 में थे, और मानवता के आधार पर भी नीतीश कुमार का मूल्य आज ये है कि 70 गरीब आदमी का परिवार उजड़ गया छपरा में। मान लीजिए कि उनकी गलती से हो गया, तो भी आपको मुखिया के तौर पर अफसोस जाहिर करना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये राज्य के मुखिया के शब्द हैं, ये अहंकार है। आप में से कई लोगों को लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार ऐसे काहे व्यवहार कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जितना हम नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार को कोई आरजेडी से प्रेम नहीं हुआ है तेजस्वी यादव से। नीतीश कुमार बहुत समझदार व्यक्ति है, उनको मालूम है कि अपनी लेगेसी बचाने का, इतिहास उनको गाली ना दे उसका एक ही तरीका है, बिहार के लोग गाली ना दे। जितनी खराब सरकार अभी चल रही है इससे ज्यादा खराब सरकार उनके बाद आ जाए तो फिर जनता कहेगी कि भैया इतना से बढ़िया तो नीतीश कुमार रहा। इसीलिए लगे हुए हैं कि भैया तेजस्वी यादव को बना दिया जाए। जिस जंगल, देखिए हंसने की बात नहीं है, इसी जंगल राज का भय दिखाकर 15 साल से राज कर रहे हैं कि पहले बहुत खराब रहे अब तो कम खराब था। ये ना आदमी कहता है भाई जाए कि भैया उतना नहीं थे विकास, लेकिन कम से कम कोई मारत नहीं थे ना। लालू जी के जंगल राज में तो बड़ा अपराध रहे। जिस जंगल राज का भय दिखाकर 15 साल नीतीश कुमार ने राज किया, आज वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लीड करेगा। क्यों कह रहे जरा सोचिए। इसलिए कह रहे हैं कि फिर से वही राज कायम हो जाए तो जनता
उनके जाने के बाद भी कहेगी कि भाई कुछो कहो, नीतीश कुमार के राज एकरा से बढ़िया रहा। बन गई लेगेसी, उनसे बढ़िया कोई आ जाएगा तब तो कहेगा भैया जान छूटल इनका से, लेकिन उनसे खराब कोई आ जाएगा तो आप और हम ही कहेंगे कि ना भैया कुछो कहो, नीतीश कुमार में कतनो अपराध कतनो रहे करप्शन, लेकिन एक इतना खराब ना रहे। इसीलिए कह रहे कि अरे उनकी सोच है, अच्छा हमको 40 को तुम लोग उतार दिए हो, लो ऐसा बैठा के जाएंगे कि भोगोगे 10 साल। ये उनकी सोच हो गई है। इसीलिए जब हम उनसे मिले, हमको बहुत आग्रह भी किया उन्होंने, मैंने उनसे 2-3 घंटे बात की। हमने कहा नहीं सर अब नहीं, अब फिर से तरकुल के नीचे ना देंगे, अब ना जाएगी, अब जाएगी हमारा के करेगी जो हम काम करता है। तो पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जनता को जाकर हाथ जोड़ें। हमने के 4 बरिस 5 बरिस बिहार में बैठ के बतियावत नहीं जाके या कितना भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं थे, स्कूल नहीं थे, पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, रोजगार नहीं थे। जहां वो चल जाए बिहार में, चौक पर, चौराहा पर, घर में, गली में, खेत में, खलिहान में, दलान में, जहां वो चल जाए आदमी ये बताइए कि बिहार में का खराब बा। लेकिन जो या वोट हुई वो दिन हमने के सब बात ही भुला जाइए, का बुद्धिजीवी है का अशिक्षित। बिहार के वोट के दिन आदमी के 4 बात याद बा। पहला बात कि हमार जात का बा, के जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दिया। जे जात से बच जाता वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पे वोट देता। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए कि भैया कतनो खराब बा तो लालू जी वाला अपराध वाला राज ना चाहिए। तो लालू के जंगल राज के डर के मारे लोग भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा वर्ग हम लोग के मुसलमान भाई का है, तो ये लोग कह रहा है कि भैया जी ही चाहे मोरी भाजपा के तो दे ना सकी, नीतीश कुमार के कोनो भरोसा बा ना, तो ललटे ने बचल इनके के दबाव। उपाय का बा ये है ना भाई, आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, इस 4 चीज के अलावा आपने किसी चीज पर वोट दिया है भाई? तो जब शिक्षा पर आप वोट दे नहीं रहे हैं तो स्कूल सुधरेगा कैसे? जब अस्पताल के लिए आप वोट दे रहे हैं तो अस्पताल बनेगा कैसे? आप वोट दे रहे हैं गुजरात के तरक्की के लिए तो गुजरात की तरक्की हो रही है। आप गुजरात के आदमी को जिताकर भेज रहे हैं तो गुजरात का तरक्की हो रहा है। आपको बता रहे हैं सूरत एक शहर है गुजरात में जहां देश में पहली बार प्लेग फैला हम लोग के जीवन काल में ही। आज उसी सूरत में अकेले बिहार के 5 लाख लड़के मजदूर हैं। 5 लाख लड़के, जरा अंदाजा लगाइए। एक सूरत शहर में मैंने गुजरात में 3 साल काम किया है। एक वो सूरत शहर में कितना फैक्ट्री होगा? यह 5 लाख तो खाली बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है एक शहर में। आप जरा बताइए, हमने रोज बतियावत नहीं कि मोदी जी कह रहे हम कि चीनी मिल चालू हो जाएगी। चीनी मिल के का वैल्यू करवा मालूम बा जमीन के ऊपर, हम उस पर बोलना नहीं चाहते। लेकिन मान लीजिए कि वोट तो आप राधा मोहन जी को नहीं दिए, वोट तो आप मोदी जी को दिए, चीनी मिल के का वैल्यू छोड़ दी। मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, उनका फुर्सत नहीं मिलत कि भाई चीनी मिल चालू कराएंगे। आपको हमको ये सोचना चाहिए कि मोदी जी अगर इतना फैक्ट्री सूरत में गुजरात में लगवा सकते हैं तो बिहार में 2-4 फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा रहे? किसी अपने बड़े उद्योगपति को कहते हैं कि भाई 2 फैक्ट्री बिहार में लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे? इस बात को गंभीरता से समझिए। बिहार पूरे भारत में लेबर सप्लाई का सबसे चीप जरिया है। अगर बिहार में रोजगार मिलने लगेगा तो 12,000 में 5 लाख मजदूर कहां से मिलेगा? गुजरात में लगेगा, कहां से मिलेगा? उसका तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा 20%। जितना मोरबी में जहां अभी पुल टूटा है, मोरबी में जितनी सिरामिक इंडस्ट्री है टाइल्स की, वो सब में लड़के बिहार के मजदूर हैं। अगर बिहार में फैक्ट्री बन जाएगा तो कहां से 12,000 15,000 में 12 घंटा काम करने वाला मजदूर मिलियन देश में रहो? हमारा के बता दी, तो कहां के बिहार में बनवाओ भाई? आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है। तो आप जो वोट जिस विषय पर दे रहे हैं वो काम हो रहा है। आप गुजरात के विकास के लिए वोट दे रहे हैं, गुजरात का विकास हो रहा है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको शिवहर में रेल लाइन नहीं मिलेगा। हम 2 महीना से चंपारण में चिल्ला रहे हैं तो अब भिकना तोड़ी पेपर में छपा था कि शायद पूजा चालू हो जाए। गुजरात में लोगों को अहमदाबाद से गुजरात बॉम्बे चलने के लिए बुलेट ट्रेन बन रहा है। अहमदाबाद से
बॉम्बे जाने के लिए पहले से 100 गो ट्रेन है, फ्लाइट है, रोड है, इसके बावजूद वहां बुलेट ट्रेन बना रहे हैं मोदी जी। बनाए, कोई दिक्कत नहीं रही, देश का विकास होना चाहिए। बुलेट ट्रेन का खर्चा कितना है? 1 लाख करोड़ रुपया। तो गुजरात को का आदमी बैठेगा 1 लाख करोड़ के ट्रेन पर, और बिहार का आदमी को पैसेंजर भी नहीं मिलना चाहिए। जब आप कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कैसे बिहार सुधरेगा भाई? कैसे सुधरेगा बिहार? खाली कहने से हो जाएगा? आप 39 MP जिताकर भेजे हैं, आपको कोई पूछ रहा है? छोड़ दीजिए फैक्ट्री या ट्रेन के बाद, आप में से जितने सज्जन बैठे हुए जरा गूगल पर सर्च करके हमको दिखा दीजिए, आपको चैलेंज दे रहे हैं। जहां एक मीटिंग मोदी जी ने 9 साल में किया, हमने मोदी जी का खुद काम किया है, तो हम लोग सब दोषी हैं। एक मीटिंग मोदी जी ने किया हो कि ये बिहार के विकास के लिए मीटिंग हो रही है, काम करना छोड़ दीजिए बात की बात, 9 बरस में एक मीटिंग हुई हो क्या भैया बिहार के विकास के लिए चर्चा हो रहा है? 39 MP जिताकर हम लोग भेजे हैं, तो कैसे सुधरेगा? सुधरेगा कभी? कभी नहीं सुधर सकता। यही बताने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं कि जब ये अपना और अपने बच्चों के चेहरा देखकर वोट कीजिएगा तभी सुधरेगा। आदमी कहता कि भैया ये तो बात बुझाता तो बिहार में विकल्प न नहीं थे। जिसको पूछिए यही कहता है, 2 बात के नेता ठग लेला सब बिहार में विकल्प नहीं थे। तो ठगे के तो उपाय तो बता देने के ठगाते से बने के खुदे ठगाए खातिर तैयार बैठल बने। दूसरा बात है विकल्प नहीं है, तो मेरे भाई अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प कौन बनाएगा? पंजाब का आदमी बनाएगा? तमिलनाडु से आदमी आकर बिहार में विकल्प बनाएगा? कहता आदमी की परेशान भैया रोबत चलल बानी न, रोबो ऐसा आदमी के खोजत नहीं जाए। तो हम कल मान लीजिए रोड पर चलते हुए हमको एक्सीडेंट हो जाए, मर जाएंगे, तो फिर आप इसी दशा में रहिएगा? आपको अपना चिंता होना चाहिए ना भाई। आपको अपना चिंता ही नहीं है, आप क्यों नहीं विकल्प बना रहे हैं? नहीं बनाइएगा तो इसी दशा में रहिएगा, इसलिए घूम रहे हैं पैदल। हमारी जो भूमिका है कि भाई बिहार के समाज को जोड़कर विकल्प बनाएं। हम अगर दल बना लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? पहले ही से बिहार में 50 को दल है, एक हम भी बना लेंगे तो बिहार में दल कैसे बनता है? जो बनाया दल वही बन गया दल करने का। ये भी कह दिया कि हमारे बाद होंगे हमारे बेटा, अब कुल जगह तो बिहार का आदमी हमारा झंडा लेके ढो, वो दल नहीं बनेगा, वो विकल्प नहीं होगा। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बात महात्मा गांधी ने बताई कि अगर विकल्प बनाना है तो समाज के लोगों को जोड़कर ही विकल्प बनाया जा सकता है। गांव गांव इसलिए जा रहे हैं, इतना समय इसलिए ले रहे हैं कि गांव देहात शहर कस्बा पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाले जो समाज की नजर में सही आदमी है। कल होकर अगर वो जीत कर आ जाए तो समाज को नोचे नहीं, ठगे नहीं। तो आदमी पूछा था कि कैसे पता चली कि सही आदमी के बात, किसके माथा पर लिखा है कि सही कौन है और गलत कौन है? हम आपको बता रहे हैं कि सही आदमी कैसे ढूंढ रहे हैं। जैसे आप जमी हुई दही देखे होंगे, दही में से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही में मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मत देते हैं तो उसमें से बढ़िया मक्खन निकलता है। समाज भी जमे हुए दही के जैसा है, इसमें सही लोगों की कमी नहीं है। आप जहां से भी आते हैं, जिस मोहल्ले से, जिस गांव से, आपसे अगर पूछेंगे कि आपके गांव में कौन 4 गो सही आदमी है, आपको नहीं पता है? सबको पता है, सबको पता है कि आपके गांव में 4 गो अच्छा आदमी कौन बाबा। जरूरत इस बात की है कि आपसे सलाह लेकर कोई उस नाम निकाले। और उससे भी ज्यादा परेशानी है कि सही आदमी जब बाबू कहते गए भाई के राजनीति में जाए, हमें पैसा कहां से ले आई, हमें जाति से कैसे निपटो, व्यवस्था कैसे करो। तो हमारी भूमिका वही है कुम्हार की। घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा, लोग जीतेंगे अपनी ताकत से। हमारी भूमिका इतनी है कि उसको कह रहे हैं कि अगर आप ठीक आदमी हैं तो आप आइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, संगठन रणनीति और चुनाव प्रचार की चिंता मत कीजिए, आइए वो काम हम पर छोड़ दीजिए, हम उसकी चिंता करेंगे, आप आइए। गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसको भी समाज ढूंढ कर निकालेगा उसी के पीछे अपनी ताकत लगाएंगे। और जब पूरा बिहार घूम ले तो पदयात्रा में मान लीजिए 1 लाख आदमी मिल गए, 1 लाख आदमी को साथ में बैठाया जाएगा और सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाना है तो बन जाएगा दल।
दल बनाने में कितना देर लगता है, एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बना तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं। तो दल उन सारे लोगों का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए। तब आदमी कहता है कि भैया ऐसा कहीं हो सकेगा, बिल्कुल हो सकता है। ये व्यवस्था आजादी से पहले लागू थी। आजादी से पहले गांधी जी ने जो कांग्रेस चलाई उसमें ये व्यवस्था लागू थी। कांग्रेस किसी परिवार की पार्टी नहीं थी, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं थी, किसी जाति की पार्टी नहीं थी। जिसको भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना होता था वो कहता था कि चलो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, तो आजादी की लड़ाई में जुड़ गए और उसको उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ करने को मिल जाता था। तो आपने देखा कोई प्रभात फेरी निकाला, कोई पेपर निकाला, कोई धरने पर बैठा, कोई जेल भरो आंदोलन में गया, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई असेंबली में बम फेंक कर आया, कोई अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ज्यादातर लोग जो आजादी की लड़ाई में जुड़े थे वो कांग्रेस से जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? क्योंकि कांग्रेस वो लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म थी जिस पर लोग जुड़कर ये प्रयास कर सकते थे। तो अगर ये व्यवस्था पहले कायम थी तो आज भी इसको किया जा सकता है। आप में से कई लोगों को लगता है कि अशिक्षा बहुत बड़े ऐसे ना हो सके, अशिक्षित समाज को कैसे समझाइएगा। तो आजादी के समय तो बिहार में लिटरेसी था 13%, 87% आदमी अशिक्षित था। कम से कम नीतीश कुमार के सरकार में पेपर पर 77% आदमी तो शिक्षित बारन बिहार में। अगर उस अशिक्षित समाज ने वो व्यवस्था बनाई थी, जब आपने देखा हर साल कांग्रेस के लोग का अधिवेशन होता था, सब लोग मिलकर एक नया अध्यक्ष, नया लीडरशिप चुनता था, सब लोग मिलकर तय करता था कि इस साल में किस बात पर आंदोलन होगा, तो व्यवस्था को फिर से बनाया जा सकता है। वही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दल बना के हमको उसको नेता नहीं उसका बनना है, वैसी व्यवस्था बनानी है जो बिहार का सम्मान पूरे देश में प्रस्थापित करेगा कि बिहार के लोगों ने वो व्यवस्था बनाई है जो देश में कोई नहीं बना पाया। चुनाव तो जीतने करेंगे, चुनाव तो जीतेंगे ही, वो आप चिंता मत कीजिए। वो गुणा गणित हमको बहुत आता है। तो मेरा आलोचक है उसको भी मालूम है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने को आता है। चुनाव चिंता नहीं है, चिंता ये है कि चुनाव सही लोगों के साथ लड़के जीता जाए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए इतना लंबा समय लगा रहे हैं, घर परिवार सब छोड़कर पैदल घूम रहे हैं। और एक और बात कर रहे हैं, समाज जग जाए, उनको सही विकल्प मिल जाए, वो चुन भी ले, तो भी ये जरूरी नहीं है कि विकास हो जाए। उसके लिए ये भी जरूरी है कि उसकी योजना भी पहले से बनाई जाए। पदयात्रा जब कर रहे हैं तो हर पंचायत का आगे 10 साल के विकास का योजना बना रहे हैं, बिहार का नहीं, हर पंचायत का अलग अलग। इसलिए भी इतना समय लगा रहे हैं। हमारे साथ 500-600 आदमी जो लड़के काम कर रहे हैं, देश विदेश से बिहार के लोग जुड़े हुए हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं। हर पंचायत में जो समस्या है उसका समाधान तो होना ही चाहिए। सड़क टूटी हुई तो सड़क बनना चाहिए, लेकिन टूटी हुई सड़क का बन जाना विकास नहीं है। जब पदयात्रा खत्म होगा तो हर पंचायत का जो योजना जारी करेंगे उसमें आप देख पाइएगा कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाएगी। आप ये देख पाइएगा कि आपके पंचायत में किसानी, खेती किसानी करने वालों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। आप ये देख पाइएगा कि हर पंचायत में 500 से 1000 लोगों को रोजगार के नए अवसर कैसे दिए जाएंगे। ये 3 बात का योजना पंचायत वाइज बनवा रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगा तो बनाकर जारी करेंगे। आप उसको पढ़िए, देखिए, मूल्यांकन कीजिए, ठीक लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो फाड़ के फेंक दीजिएगा। आप देखते होंगे विकसित देशों में जिनको चुनाव लड़ना होता है, उनको खाली ये नहीं बताना होता है कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे, उनको ये भी बताना होता है कि कैसे दीजिएगा, ये भी ना बताइए। ये व्यवस्था यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले बताएं कि कैसे होगा। अगर वो ठीक लगे तो जुड़िए पढ़ के समझ के, और नहीं ठीक लगे तो जिसका वोट दे रहे हैं उसको देते रहिए। कभी भारत पाकिस्तान पर दीजिए, कभी हिंदू मुसलमान पर दीजिए, कभी जाति पर दीजिए। लेकिन अगर वैसे वोट दीजिएगा
तो खुदा के लिए, भगवान के लिए दूसरों को गाली देना और गलचौल करना बंद कर दीजिए। बिहार में हई खराब बा, हऊ खराब बा। अगर बिहार को सुधरना है तो पहले आज को सुधरना होगा, हमको सुधरना होगा, हर व्यक्ति को सुधरना होगा, तभी ना सुधरेगा भाई। सब आदमी दूसरे को कह रहा है तो कैसे सुधरेगा? इसीलिए हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। किसी ने कहा डॉक्टर साहब ने कि आप आइए, जुड़िए, ये यात्रा में भीड़ जुटाने का अभियान नहीं है। आप बिल्कुल, आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से जुड़िए, अपने मन से जुड़िए, अपने दिल से जुड़िए। ये संकल्प लीजिए कि बिहार में स्थिति सुधारने के लिए हम 10 आदमी को समझाएंगे कि नहीं, जाति पर वोट मत दो, धर्म पर वोट मत दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो। वोट उसको दो जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करे। हमारे साथ पैदल चलिएगा तो उससे क्या होगा? उससे तो भीड़ बढ़ेगी, बेकार परेशानी होगी लोगों को। हम 50-100 लोगों के साथ ही चलना चाहते हैं। वो हमको ज्ञान है कि भीड़ कैसे जुटाना है। अगर भीड़ ही जुटाना होता तो गांधी मैदान में रैली करते, यहाँ बस भेज के 400 आदमी को जमा कराते, उसके साथ पैदल चलते। भीड़ जुटाना इरादा नहीं है, हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसको समझाने की बात है। जमीन जो है काई लगी हुई जमीन है, जैसे काउर लाग जाला तो कैसे होगा? दौड़े जाए तो गिर जाए, पैर हाथ टूट जाए। उसको बैठ के ईंट से धीरे धीरे ही रगड़ना पड़ेगा। ये 30 साल, 40 साल, 50 साल से बिहार के समाज में काई लग गई है। इसको जब तक नहीं सुधारा जाएगा, पसीना नहीं बहाया जाएगा, ये सुधरने वाला नहीं है। मेरा विश्वास है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, ये जरूर लोगों को बात ये समझ में आएगी। नहीं तो हम दोनों मंत्री हैं, हम मंत्री हैं नहीं, विधायक हैं नहीं, MP हैं नहीं, किसी को पैसा दे नहीं रहे हैं, तो आखिर सैकड़ों की संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं? आप क्यों आए हैं सुनने? हम तो आपका कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां गांव में जा रहे हैं वहां भी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, लोगों की परेशानी को देख रहे हैं। उसको मालूम है कि हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, फिर भी लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि ना भैया आपके साथ चलेंगे। तो समाज में वो ताकत है, जरूरत है प्रयास करने की। अब आपके मन में जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भाषण का कार्यक्रम नहीं है। आपके मन में जो सवाल है वो बिल्कुल कीजिए। एक अंतिम बात आपको बता देता हूं, आप में से कई लोगों को ये लगता होगा या आपसे आपके मन में सवाल आना भी चाहिए कि भाई ये करने के लिए पैसा कहां से आता है? इतना बड़ा जो हम कर रहे हैं अभियान, इसके लिए पैसा कहां से आता है? बिहार में मैंने किसी से चंदा 1 रुपया लिया नहीं है, तो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा उन राज्यों से आ रहा है जिन राज्यों में सरकार बनाने में हमने पिछले 10 साल में मदद की है। 6 राज्यों में आज देश में ऐसे लोग मुख्यमंत्री हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया। तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उन राज्यों में वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके जीतने में हमने मदद की है। मदद उन लोगों से, वहां के लोगों से ले रहे हैं। तो मदद इसलिए ले रहे हैं कि अगर बिहार में बड़े लोगों से पैसा लेना शुरू करेंगे तो फिर जो ये वादा कर रहे हैं कि गरीब से गरीब बच्चे को भी समाज चुनकर निकालेगा तो उसको लड़ाएंगे, वो कैसे पूरा कर पाएंगे? तो जो पैसा देगा वो कहेगा कि हमारे हिसाब से चलिए। इसीलिए बिहार में किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, किसी का 1 कप चाय भी नहीं पीते हैं। हम लोग रोड पर चलते हैं तो चाय और खिचड़ी भी लेकर चलते हैं अपने साथ में। कई लोगों को खराब भी लगता है कि आप अपने हमारे घर रुके नहीं। किसी के घर नहीं रुकते हैं, अपने घर भी नहीं जाते हैं, किसी का चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि जो चाय पी रहे हैं वो भी समाज का ही कंट्रीब्यूशन है। हमारे बाबूजी का खेत बेच के पैसा नहीं आया है। तो जो आप यहाँ बैठे हैं, आपको खाना खिलाएंगे, वो भी समाज का ही पैसा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी के घर इसलिए नहीं जाते हैं कि घर पर तो वही बुलाएगा जिसके पास जो साधन संपन्न है, तब तो फिर वही पूरी कहानी बन जाएगी। 1-2 और बात, मैं गाड़ी पर नहीं बैठता हूं। गाड़ी पर नहीं बैठने से कोई राजनीतिक सामाजिक चीज नहीं होने वाली। बहुत आदमी कहला भैया मोटरसाइकिल बैठ के चलिए, एक बगल में घुमा के लाओ, तनी गाँव की दशा देखी। अगर हम मोटरसाइकिल पर बैठ जाएंगे या 2 दिन 1 जनवरी को घर चले जाएंगे तो उससे आंदोलन की ताकत कम नहीं हो जाएगी। लेकिन वो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि जब हमने संकल्प लिया है पदयात्रा का, तो पदयात्रा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव में चले पैदल अपनी गाड़ी को बैठ के आगे कैंप में। किसी काम को, मेरी अपनी समझ है कि किसी काम की ताकत आपके प्रयास की शुद्धता और ईमानदारी पर डिपेंडेंट है।
गांधी जी भी भूख अनशन पर बैठे और हम भी बैठे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि गांधी जी ने अपने संस्कार से, अपने कार्य से वो ताकत पैदा की। अनशन पर तो चकरा में बैठो तब पुलिस लाठी मार के भगा दे रहा है, लेकिन गांधी जी को किसी ने लाठी मार के नहीं भगाया। तो ये इसलिए कर रहे हैं। आप छठ का व्रत करते हैं, क्यों नहीं एक घोट पानी पीते हैं? घर में जाके एक घोट पानी पी लीजिएगा तो कौन रोकेगा? आप इसलिए नहीं पानी पीते हैं क्योंकि आप इसको शुद्धता से करना चाहते हैं। आपका यकीन है कि अगर हम शुद्धता से करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा और ये काम में सफलता मिलेगी। इसीलिए पैदल ही चल रहे हैं और इसीलिए घर नहीं जाते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, अपने घर में नहीं जाते हैं, कैंप में ही रहते हैं और पूरी पदयात्रा को प्रयास कर रहे हैं कि बीमार न पड़े तो ईमानदारी से एक बार में ही करें। 2 अक्टूबर को चलना शुरू किए हैं तो 1 बरस लगे कि 1.5 बरस लगे, इसको एक बार पूरा ही करेंगे। और पूरा बिहार में जब इसको कर लेंगे तो मेरा विश्वास है कि बिहार की समाज में वो ताकत है। लोग यहाँ अभी मरे नहीं हैं, उनकी चेतना मरी नहीं है, वो दब जरूर गई है लेकिन मरी नहीं है। ये ज्ञान की भूमि रही है। हम लोग बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ। हम इतने जगह पर काम किए हैं, कहता भैया आप ऐसे हैं, बिहार आपके राज्य में लोग ऐसा कैसे है? हम कहते भाई कैसा है ना, आप तो बड़ा होशियार है, बिहार में तो सब बेवकूफे हैं। हम लोग बेवकूफ आदमी हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। ये ज्ञान की भूमि है, देवताओं को भी यहाँ आकर ज्ञान मिला है। 2000 साल के देश के इतिहास में 1500 साल तक देश तो इसी पाटलिपुत्र, इसी बिहार मगध की धरती से चलाया गया। और आज हम लोग पूरा देश में लेबर के सप्लायर बन गए हैं। हम लोग मोटरसाइकिल नहीं बना रहे हैं, कार नहीं बना रहे हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल नहीं बनाते हैं, सीमेंट छड़ नहीं बनाते हैं, कार, ट्रक, बस नहीं बनाते हैं। हम लोग खाली लेबर बनाते हैं। जवान लड़का को लेबर बनाकर बस में, ट्रेन में भेड़ बकरी की तरफ बैठा कर भेज रहे हैं, जाओ मजदूरी करो। ये स्थिति बदलनी चाहिए। ये बदलेगी तब जब आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे। नहीं तो कोई अगर सोचेंगे कि भगवान का भेजा हुआ दूत आकर बिहार को सुधार देगा तो ये नहीं सुधरेगा। ये मेरा अनुभव है, मैं अपने ओर से प्रयास कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि इसको किया जा सकता है, इसीलिए कर रहे हैं। बाकी आपके जो प्रश्न है वो आप प्रश्न कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न है वो बेझिझक प्रश्न कीजिए, जो आपके कटु प्रश्न है वो भी कीजिए, और कोई भी जो भी सवाल करना चाहता है बताइए। अपना परिचय। मैं सुधांशु रंजन इस चंपारण पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी के नाते यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं आपकी सारी बात सुनने के बाद बहुत दिन से मैं भी आपको जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रही है कि क्या आप दूसरा लोक नायक बनना चाहते हैं, जेपी बनना चाहते हैं, और जेपी बन के और फिर उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कि बार बार कहते हैं कि हम इसका लीडर नहीं होंगे, आप लोग होंगे। तो जेपी ने भी तो यही कहा था। आज बैठे हुए सुनरदेव से बैठे हुए मेरे फादर थे, विनय कुमार वर्मा, प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे एमएस कॉलेज में। जब जेपी मूवमेंट चला तो उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी त्याग दिया और उसके बाद जेपी के साथ जुड़ गए। जेपी के साथ जुड़ने के बाद क्या स्थिति हुआ, क्या परिस्थिति हुआ? 52,000 एक दिन में रेलवे के कर्मचारी ने अपना त्याग पत्र देके उनके साथ जुड़ा। बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग पीछे गए, बहुत सारे लोग अपना नौकरी खो दिए। यंग युवक पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनके साथ चल दिया। और उन्होंने क्या किया? जेपी का बड़ा सम्मान करते हैं, छतरी जी बैठे हुए हमारे फादर, उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। लेकिन जो दुर्दशा हम लोगों ने भोगी है कि जेपी के मूवमेंट में फादर हमारे प्रोफेसर का एमएस कॉलेज का नौकरी त्याग करके और लास्ट में प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बन के रह गए। और हम लोगों ने जो दुर्दशा देखी, क्या बिहार को लेकर वही दुर्दशा? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, प्रशांत किशोर आगे बढ़ेगा? और जो जेपी में सारे भारत में एक मूवमेंट चला के और सरकार बदल के उसके बाद दोनों प्रधानमंत्री दिया, मध्यावधि चुनाव के लिए झोंक दिया पूरे भारत में, और फिर से वही सरकार, वही व्यवस्था लागू हो गई। तो आप क्यों नहीं बार बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर आगे आगे, प्रशांत किशोर काम करेगा? आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब कुछ साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आप जेपी बनने का कोशिश मत कीजिए, बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप जेपी मत बनिए। सही बात, मुझसे नाराजगी इस बात से। ठीक बात। देखिए, मैं जेपी पर आने से पहले एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। चूंकि आपने कहा
तो आज देश में बहुत लोग यही बात कह सकते हैं कि गांधी जी के कहने पर हमारे पूर्वज ने जान दे दी, काला पानी काटा और आज देश की क्या दशा है। तो उसके लिए आप गांधी जी को दोष दे दीजिएगा। हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो देश आजाद हुआ। और आज जो स्थिति है तो हर वो स्वतंत्रता सेनानी का जो परिवार है वो कह सकता है कि हमारे पूर्वजों ने इसी के लिए कुर्बानी दी थी। तो हम अपनी और आपकी गलती के लिए जेपी को और गांधी को मुझे लगता है कि दोष नहीं देना चाहिए। दूसरी बात देखिए, क्रांति और जन जागरण के अभियान में फर्क समझिए। मेरा क्रांति में कोई यकीन नहीं है। टू दैट एक्सटेंट आई एग्री विथ यू। मैं जेपी का उस मायने में समर्थक नहीं। पहली बात तो बिहार के लोगों को यह भ्रम है कि जेपी ने बिहार को सुधारने की, बिहार की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई प्रयास किया। जेपी ने उस समय जो देश में व्यवस्था थी उसके खिलाफ एक आंदोलन किया। चूंकि जेपी बिहार के थे तो ऐसा लगता है लोगों को कि उन्होंने कोई बिहार सेंट्रिक प्रयास किया। बिहार सेंट्रिक जेपी ने कोई प्रयास नहीं किया। ना उन्होंने अपने अभियान में कभी कहा है कि हम बिहार की व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं। जो क्रांति है, और आप जेपी और गांधी को छोड़ दें, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समझेंगे इस बात को। मानव सभ्यता के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को एज ए अपवाद के तौर पर अगर आप छोड़ दें तो किसी क्रांति से पूरे विश्व में मानव सभ्यता में कभी कोई सफलता हासिल नहीं की गई है। क्रांति जो है, आंदोलन जो है, ये तेज हथियार की तरह है। उससे आप पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन कितना भी तेज हथियार हो उससे पौधे को पेड़ नहीं बना सकते। सृजन की एक अपनी प्रक्रिया है। जो अभी किसी ने कहा भीड़ की बात, मैं भीड़ क्यों नहीं कर रहा हूं। हमको इतनी समझ तो है कि 5000 आदमी कैसे जुटाना है, क्योंकि मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार में किसी को उखाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार 3 वर्ष और रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो बात गांधी ने बताई, आप गांधी को अगर पढ़ेंगे नजदीक से तो 1920 में गांधी ने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज भारत को छोड़ दो, जब बहुत लोग पहले से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब समाज तैयार ही नहीं है तो अगर अंग्रेज छोड़कर चला भी जाएगा तो आप चलाइएगा कैसे। तो जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, आप में वो जन जागृति नहीं आएगी तो हम भी आपको ठगेंगे। हम मान लीजिए नेता बन गए, सबने हमको जिता दिया और बिहार की जनता फिर उसी मुद्दे पर वोट नहीं देगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहे और हम बदल जाए तो जरूरी है कि पहले समाज ये तय करे कि वोट पड़ना चाहिए विकास पर, वोट पड़ना चाहिए शिक्षा पर। कि कल होकर प्रशांत किशोर की गलती करें तो आपको 5 वर्ष में प्रशांत किशोर को भी उठाकर फेंकना चाहिए। आप अगर नेता है तो आपको भी उठाकर फेंकना चाहिए। एक अंतिम बात, ये भ्रम मेरे मन में नहीं है कि हम बिहार के सबसे होशियार आदमी हैं। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। अगर महात्मा गांधी चाहते तो कहते कि हम ही रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष पूरा जीवन, कौन उनको चुनौती देता है। तो फिर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे मिलते हैं, आप राजगोपालाचारी को कैसे जानते, सुभाष चंद्र बोस और पटेल को कैसे देखते। हम इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही इसके लीडर हो गए। सबको मिलकर चुनने दीजिए। व्यक्ति आधारित नहीं, व्यवस्था आधारित सिस्टम बनाने की बात है। व्यवस्था ठीक बननी चाहिए। अगर बिहार का 1 लाख अच्छा आदमी एक साथ मिलकर दल बनाएगा तो एक प्रशांत किशोर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। 1 लाख आदमी तो नहीं धोखा करेगा ओवरनाइट, वो जरूरी है। नहीं तो हम लोग का भी दशा वही होगा जो आम आदमी पार्टी का आज हो रहा है। अन्ना आंदोलन, अच्छी सोच से लोग निकले, सब कब्जा कर लिया एक आदमी। तो आज हम तो अच्छा ही बोलेंगे, कल जो बात आप कह रहे हैं उसमें खतरा ये है कि हम जब नेता हो जाएंगे, कल हम जीत के आ गए तो हम भी वही, अगर मन बदल गया और जो उससे करना चाहेंगे तो फिर आप में से लोग वही कहेंगे कि देखिए इन्होंने भी हमको ठग लिया। इसलिए व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था सही होनी चाहिए। वो सिस्टम बनाने दीजिए जिसमें गलत आदमी आए नहीं। जैसे पहले आप देखते होंगे पाकिस्तान से भी कोई बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर आ जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हर समय अच्छा प्लेयर आता है, इसलिए उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है, उससे अच्छे प्लेयर चुनकर आ रहे हैं। तो सिस्टम बनना जरूरी है। और भोजपुरी में हमने कही लगा, आदमी कहते कि भैया जो बात आप कहते हमारे गाँव में आदमी कहते कि भैया बिना मेह के दौरी ना हुई। शहर के बकरा ना बुझाई, मेह मतलब बड़ियार बैल जो रहता है, मेठ बैल जिससे दौरी होता था पहले, कि बिना मेह का दौरी नहीं होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कितना भी बड़ियार बैल में होगा तो भी दौरी नहीं होगा अकेले।
4 गो बैल लगेगा तबे दौरी होगा, हमारे अकेले से नहीं होगा। और ये जो पूरी व्यवस्था हम बना रहे हैं, ये समर्थकों का फौज नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की टोली नहीं है, ये ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो हमारे बराबर में चलने का जज्बा रखें। कल हमसे गलती हो तो हमारा भी गर्दन पकड़ने में आप हिचकिचाइए नहीं तो फिर तो वही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये कर रहे हैं। हमको जेपीओपी तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि देश में ऐसी व्यवस्था कायम हो और बिहार के लोग कायम करें, ताकि देश के लोगों को मुंह पर ये चमाता लगे कि नहीं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। लोगों को जब अवसर मिला तो लोग जगे और ऐसी व्यवस्था बनाई जो देश में किसी ने नहीं बनाई। उसी से बिहार का सम्मान के गौरव के लौटने की शुरुआत होगी। सर पहले से किसके पास माइक? सर बोलिए। मेरा नाम इंजीनियर अजय कुमार है। मैं भी व्यवस्था परिवर्तन की अभी नगर निकाय चुनाव में एक कोशिश मात्र किया हूँ, असफल हो गया हूँ। आपने कहा फ्रांस की राजक्रांति एकमात्र ऐसी क्रांति हुई, थोड़ा सा इसमें हम और ऐड करते हैं, एक रूसी क्रांति भी थोड़ी सफल ही माने गए। 60 वर्ष के बाद तो पता चला कि खोखला ही था। सर 60 वर्ष का उसका एक एरा रहा है, ठीक है, तो 60 वर्ष का एरा रहा है रूसी क्रांति का। अब आप हमको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे 1989 में हमारी डेमोग्राफी चेंज होती है, तो आप किसके पक्षधर हैं? बड़े को काट करके छोटे के बराबर करने के, या छोटे को उठा करके बड़े के बराबर करने के? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जी, बिहार में समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी का बंटवारा हुआ है। मैं तो उसका सिरे से विरोधी हूं। बिहार में समता मूलक समाज बनाने के नाम पर सबको गरीब कर दिया गया, तो सब बन गया समता मूलक, सबको अशिक्षित बना दिया। देखिए पहले जिला में 2-4 गो अच्छा हाई स्कूल होता था, जहां से हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, आप में से कई लोग। अब हर पंचायत में स्कूल खोलने के नाम पर सब स्कूलों को बर्बाद कर दिया, तो सारे लोग अशिक्षित हो गए। कोई नहीं कहने वाला है कि एक अच्छा विद्यालय बचा है। साइंस कॉलेज की कोई चर्चा कर रहा था, अब साइंस कॉलेज विश्व स्तरीय कहां बच गया है साहब? साइंस कॉलेज में अब कहां कोई पढ़ रहा है? पहले हम लोग खड़े होते थे और कहते थे कैवेंडिश हाउस के हैं, तो सामने वाला आदमी जान गया कैवेंडिश का लड़का है तो बहुत होशियार होगा। अब तो कैवेंडिश में ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जिसका कोई गिनती ही नहीं है। तो हम बिल्कुल ये समता मूलक समाज सबको उठाकर बनाने वाले सोच रखने वाले लोग हैं। सबको खींच कर नीचे का, वो तो व्यवस्था बिहार देख ही रहा है 40 साल से, सबको खींच के बराबर कर दो नीचे की ओर। जी छोटा सा इंडोर्समेंट और भी, आज से जातीय जनगणना शुरू हुई है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, रोज कह रहे हैं। देखिए इस चक्कर में बहुत लोग बहुत उद्वेलित हो रहे हैं बेकार से। कोई भी ऐसी जानकारी जिससे सरकार समाज के प्रति अपने कार्यों को बेहतर बना सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जातीय जनगणना होने से अगर समाज में कोई वर्ग छूट गया है, उसके विषय में जानकारी मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, इसका विरोध मत कीजिए। लेकिन इसकी जो कर रहे हैं, जो इसके समर्थन में है, उसको 3 सवाल जरूर पूछना चाहिए कि भाई इसका वैधानिक आधार क्या है। क्योंकि जो सेंसस है, जनगणना है, ये सेंटर का सब्जेक्ट है। जो बिहार सरकार में हो रहा है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आपने देखा होगा कई जातियों की कैटेगरी को बदलने के लिए बिहार में वोट लेने के लिए उसको कह दिया जाता है कि भैया लोहार को कह दिया कि एसटी हो गए। 2 वर्ष तक सारा बेचारा लोहार लोग समझा कि हम एसटी हो गए, परीक्षा दे दिया, कई लोग पास होकर नौकरी में चले गए। पता चला कि सेंटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सबका नौकरी छूट गया। यहाँ नोनिया बिन समाज के लोगों का वोट लेने के लिए कह दिया कि आपको हम एसटी बना रहे हैं, सेंटर ने कभी माना ही नहीं। तो ये तो चल ही रहा है पिछले 30 साल से। जनगणना का, जातीय जनगणना का कोई वैधानिक अधिकार आधार नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ जनगणना हो जाने से अगर लोगों की स्थिति सुधर जाती तो भाई लोगों को, आपको तो पता है कि बिहार का सब आदमी गरीब है, इसको ठीक कर दीजिए। दलितों की जनगणना तो स्वतंत्रता के बाद से हो रही है, उसको काहे नहीं सुधार दिए? मुसलमानों की जनगणना हो रही है, उसकी दशा क्यों नहीं सुधार दे रहे हैं? ये तो ऐसे हुआ कि आप लाइब्रेरी में बैठ जाइएगा तो थोड़े आइंस्टीन हो जाइएगा, उसके लिए किताब पढ़ना भी पड़ेगा, आपको समझ भी होनी चाहिए। तो आज जो विरोध में है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि इस पचड़े में पड़िए मत, को ये होने दीजिए। डरिए मत कि समाज में कोई पीछे है वो आपका हक ले लेगा। जो पीछे है, अगर कोई सही में पीछे है
तो उसको हक मिलना ही चाहिए। तो हर उस व्यक्ति जो आगे है उसकी जिम्मेवारी है कि अपने पीछे छूट गए भाई को साथ में लेकर चले। लेकिन जो लोग इसके पक्ष में हैं उनको ये सवाल करना चाहिए कि भाई आप ये हम लोग को कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कर रहे हैं, तो जरा ये बताइए कि इसका वैधानिक आधार क्या है। दूसरी बात ये बताइए कि जब ये हो जाएगा गन्ना तो उसके लिए प्रोग्राम क्या है। मान लीजिए कि निकल के आया कि नोनिया समाज या बिन समाज बहुत गरीब है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, ये भी तो बताइए। और ये क्या जानकारी आज नहीं है सरकार के पास कि नोनिया टोले सबसे गरीब है। मैं कल बैठा हुआ था सारे नोनिया बिन समाज के लोगों के साथ, और हम लोग बैठ के कह रहे थे अच्छा बताइए क्लास 1 अफसर एक कोई हो जो दोनों चंपारण मिला के, और आपको जानकर आश्चर्य हुआ लोग नहीं ढूंढ पा रहे। सारे नोनिया बिन समाज के नेता मिलकर नहीं ढूंढ पाए, और हमको आपको लगता है कि आरक्षण हो गया तो सब पिछड़ा राजा हो गया। आपको ये वैमनस्य, यही तो फिर वही बात है, एक जाति जनगणना के नाम पर सब ऊपर छोड़ दिया। आधा आदमी लग जाएगा कि नहीं होना चाहिए, आधा आदमी लग जाएगा किसको होना, मिलना किसी को कुछ नहीं है। चुनाव एगो पार हो जाएगा, मिलना कुछ नहीं है भाई। मंडल लागू है, मंडल के नाम पर लोगों ने अपने आप को जला लिया, सैकड़ों बच्चों ने। लागू करने वाला आदमी राजपूत था बीपीसी, उसको इंप्लीमेंट करने वाले नरसिम्हा राव ब्राह्मण थे, और जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए था अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े संख्या वाले लोग आज भी सबसे गरीब है। मुझे दिखाइए कौन आईएएस बना है मंडल कमीशन में, नोनिया समाज का, बिन समाज का, कमकर का, कुम्हार का, कौन बना? कोई बना है भाई? तो बांटने की राजनीति है, फिर उसी में आप पढ़ रहे हैं। जनगणना से मत घबराइए, पूरे बिहार की जनगणना बता रही है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आप 28वें नंबर पर है, और ये 40 साल से आ रहा है आंकड़ा। कोई देख रहा है उस आंकड़े को, कोई सुधारना चाह रहा है उसको। नीतीश कुमार उसको देख रहे हैं कि विकास के हर पैरामीटर पर आप 28वें नंबर पर 1990 में भी थे, 2005 में भी थे, और 2017 में भी हैं। आप उसको देख कहा रहे हैं। तो मेरा आपसे करबद्ध एकदम आग्रह है, खासकर उन समाज के लोगों से जिनको बड़ी घबराहट हो रही है जातीय जनगणना से, आप बिल्कुल मत घबराइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाज का कोई वर्ग छूट गया है, उसको कुछ फायदा मिलता है तो मिलने दीजिए, आपको उससे क्या दिक्कत है? वो आपकी एवज पर नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। आरक्षण से अगर सुधारना होता तो दलित आज इस देश में सबसे आगे होते। दलित आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है, उनको तो पहले दिन से आरक्षण मिला हुआ है। जब आपका बच्चा दूसरा क्लास नहीं पढ़ रहा है तो आरक्षण करके क्या कीजिएगा? जब वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जो बढ़ई का लड़का पढ़ ही नहीं रहा है, कमकर का लड़का पढ़ ही नहीं रहा है, और अगर नहीं पढ़ रहा तो आपकी हमारी जवाबदेही है कि वो पढ़े, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं शिक्षक हूँ, और चंपारण नागरिक मंच एनजीओ बनाकर हम लोग काम भी करते हैं समाज के लिए। और आज जो मैं आपकी बातें सुना, उससे मुझे लगा कि आप रणनीतिकार जो है, राजनीतिक ही नहीं, आप एक सामाजिक रणनीतिक आदमी, और बिहार के बारे में आपकी जो जानकारी है वो जमीनी है, वो हकीकत है। लेकिन मैं आपसे एक राय मानना चाहता हूँ कि जो अभी आप बताएं कि जो वोट दिया जाता है वो उसमें एक जात के नाम पर, एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और एक आपको क्या लालू जी का डर और एक भाजपा। और इसके अलावे एक और बात है जो मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज आप अभी घूमे होंगे, मोतिहारी में भी नगर निगम का चुनाव हुआ और पंचायत का भी चुनाव हुआ। यहाँ पर ऐसे तबके हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, उनका वोट सीधे खरीद लिया जाता है। और जितने मुखिया चुनाव जीतते हैं उसमें से 90% मुखिया पैसा देकर जीतते हैं, और सभी लोग जो है जो उसको वोट देते हैं वो पैसा देकर उनको वोट देते हैं। ऐसे स्थिति में अब हम लोग, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जन जागरण जगाना, तो आप इस मुद्दे पर भी आप बताइए कि आखिर हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग इस काम में लगे हुए हैं लेकिन हम लोग को सफलता मिल नहीं रही है कि लोग को जागरूक करें। लोग बोलते हैं आप फिर बाद में क्या करेंगे, जब वोट देने का मौका आएगा तो जात पर, नहीं तो फिर हिंदू मुस्लिम पर, खाना का पैसा हो गया। हाँ ठीक, हम बता रहे हैं। तो इस पर आप मतलब बताइए कि हम लोग आखिर
किस तरह से काम करें। बता रहे हैं। देखिए, पहली बात आपने कहा सामाजिक राजनीतिक रणनीतिकार, तो मैं अपने आप को राजनीतिक रणनीतिकार कभी कहता नहीं हूं, ना मानता हूं। जो लोग भी राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति की समझ रखते हैं, उनको एक चीज जरूर सुझाव मैं दूंगा कि राजनीति की समझ समाज की आपकी समझ पर ही आधारित है। अगर आप समाज को नहीं समझिएगा तो राजनीति को कभी नहीं समझ पाइएगा। तो हमारी जो भी ताकत है, समझ है, जो मैं काम करता हूं, इसलिए है कि उस समाज को मैं समझता हूं जहां की राजनीति आप समझते हैं कि हम बनाते रहे। दूसरी बात जो पैसे वाली आपने कही, बिहार में बहुत सारी कमियां हैं। हम लोग देश में हर मानक पे सबसे नीचे हैं, लेकिन कम से कम ये अधिकुरुति इतनी उस स्तर पर नहीं पहुंची है। अभी वोट बेचने की प्रक्रिया यहाँ शुरू नहीं हुई है। मैंने साउथ के दक्षिण के राज्यों में काम किया है, वहां पर वोट बिकता है। और एमपी के चुनाव लड़ने का जो खर्चा है उसमें तो आप पूरा बिहार का चुनाव लड़ जाइएगा। एक एमपी अपने चुनाव लड़ने में इतना खर्च करता है या उसको करना पड़ता है जितने में क्या पूरे बिहार के एमपी का चुनाव लड़ा दीजिएगा। बिहार में जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि सारा मुखिया पैसा वोट देकर खरीदा है, जीता है, तो वो बात मुझे सही नहीं लगती है। क्योंकि बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ उसका आंकड़ा आपको दे देता हूं बिहार भर का। करीब 85% सिटिंग मुखिया चुनाव हारे। 85%। आप किसी प्रखंड में, यहाँ बहुत लोग होंगे, अपने याद कर लीजिए, हर प्रखंड में 2-3 मुखिया रिपीट हुआ है। ज्यादातर नए लोग जीत कर आए। और वार्ड सदस्यों में ये परसेंटेज है करीब 96%। मतलब 96% सिटिंग वार्ड सदस्य जिन्होंने नल जल में लूट मचाई वो चुनाव हार गए। और 85% के करीब मुखिया जो लूटे हुए थे, जात के समीकरण समझते थे, पैसा उनके पास था, वो चुनाव हार गए। तो अगर पैसे से ही चुनाव जीता जाता तो सिटिंग आदमी हारता कैसे? उसके पास तो हमेशा ज्यादा पैसा था। अपवाद के तौर पर कुछ पैसे का प्रभाव जरूर है, लेकिन 2 लाख विधानसभा के स्तर पर 2 लाख वोट खरीदने की कीमत जो है वो इतनी ज्यादा है कि बिहार में उतना पैसे वाला कोई है ही नहीं। कम से कम हमको तो नहीं मिल रहा। अगर आप 2 लाख वोट खरीदते हैं तो उसका खर्चा करीब आएगा 5 से 20 करोड़ रुपया। बिहार में कौन विधायक है जो 5 से 20 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है खाली वोट खरीदने में? अब विधायक बन जाएगा 20 करोड़ रुपया खर्चा करके, तो लाएगा कहां से वो पैसा वापस? तो अभी एक कुरीति बिहार में भगवान की दया से उस लेवल पर नहीं पहुंची है। पैसे का प्रभाव बढ़ा है, वहां मैं सहमत हूं आपसे। तो आपको लगता है कि 10 साल पहले जो आदमी 20,000 में चुनाव लड़ता था वो 20 लाख में लड़ रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये अभी थोड़ा ठीक है। आप जैसे ही विंध्याचल के साउथ में जाइएगा, विंध्य के साउथ में, तो कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर पैसे का प्रभाव आपको दिखेगा। केरल में नहीं है। इन 4 राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी एक एमपी के चुनाव में 100 करोड़ रुपया लोग खर्च कर रहे हैं। तो भगवान के दया से अभी बिहार बचा हुआ है, होपफुली इससे और नहीं बिगड़ेगा। अभी घबराहट वाली स्थिति नहीं पहुंची है। चिंता होनी चाहिए, लेकिन घबराइए नहीं कि पैसा ही से कोई जीत सकता है। पैसा से चुनाव नहीं जीता जा सकता जी। पैसा पेट्रोल के जैसा है। गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, समर्थन है तो पैसा चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी न हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठ के थोड़े कहीं जा सकते हैं। खाली पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। नहीं तो आदमी जी हो जाते प्रधानमंत्री जी। मेरा नाम बहुत, हमको यहाँ सवाल का जवाब देने में दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत लोग को ठंड है, खाना भी खाना है, तो आप ध्यान में रख के हमको सवाल पूछिए। जी। मेरा नाम विनोद कुमार दुबे है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और चंपारण नागरिक मंच का अध्यक्ष हूँ। हम लोग काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। जो महसूस होता है, आपकी सभी बातों को सुना मैंने और मैं लगभग सहमत हूँ आपसे। आपने जो भी एक खाका खींचा है कि पद यात्रा, सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पद यात्रा करके हम लोगों के बीच में आए और जमीनी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत शुभ है। हम लोगों ने, गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की और राम जी केंद्र में बैठकर सत्ता नहीं चलाए, बल्कि लोगों तक पहुंचे, उनके समस्याओं को देखा। गांधी जी ने भी यात्रा किया था। मैंने अपने पोस्ट में इसका जिक्र भी आपका भी किया था। मेरा सवाल ये है
कि अभी जो चुनाव हो रहा है बिहार में, हमारे एक मित्र ने कहा कि पैसे से बहुत सारा फैक्टर है। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, अब लोगों को लगता है कि सब फेल हो गया है, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी जाति का कोई दबंग व्यक्ति खड़ा है तो कहते हैं कि चलो उसी को जिता दो, क्योंकि वो पैसा लेगा लेकिन सुरक्षा तो देगा। एक समानांतर व्यवस्था, न्यायपालिका की समानांतर व्यवस्था तो बिहार में आज भी हो गया है कि दबंग लोग एक अलग से अपनी न्यायपालिका चलाते हैं। देखिए, मोतिहारी में अभी ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। इसको जरा मैं पूरा करूँ इस सवाल को। नहीं, इस सवाल को पूरा कर लेता हूँ, सवाल को पूरा कर लेता हूँ, सवाल को पूरा होने दीजिए। मेरा ये कहना है, मेरा आपसे आग्रह ये है कि आप लोग मोतिहारी के सब वासी हैं, नया नया अभी चुनाव का रिजल्ट आया है, तो उस चीज पर पूरा राजनीति को मत साधिए। अरे ये एक घटना है, एक छोटे से चुनाव के आधार पर आप पूरे देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को उसका अवलोकन मत करें। ये ह्यूमन माइंड है, जो चीज अभी तुरंत होती है उसी पर आप हर चीज एनालाइज करने लगते हैं। मोतिहारी में किसी का जीत जाना किसी को कुछ नहीं दिखाता है। ये तो एक बिहार में 1,50,000 जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उसमें एक जनप्रतिनिधि के चुनाव के आधार पर कोई आप कंक्लूजन ड्रॉ न करें, ये मेरा आपको सुझाव है। तब हम लोग खाना खा लें, आप सवाल हमसे वहां पर भी